तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। जी हाँ दोस्तों, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है, पूरा कुछ एक एक चीज़ हम इसके बारे में जानेंगे। तो पहले दोस्तों, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि रदरफोर्ड महोदय ने अपना मॉडल क्यों दिया था अपना मॉडल, क्या ज़रूरत थी इनको देने की, समझो। तो मेरे भाई, आप इतना तो जानते ही हो कि जो आपका जो परमाणु होता है, जैसे मान के चलो ये क्या है, एक परमाणु है। क्या है? परमाणु। और इस परमाणु के अंदर क्या होता है, आपको पता है, एक नाभिक होता है। इस परमाणु के अंदर क्या होता है, एक नाभिक होता है, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस नाभिक का जो आकार होता है लगभग कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर, ये आपको पता है। आपको पता है इस नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, ये भी जानते हो। तो मतलब जो परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है भाई साहब, इस नाभिक की जो खोज है, वो खोज जो है ना, वो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने ही की थी। इन रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने ही की थी किसकी खोज? नाभिक की खोज। किसकी? नाभिक की खोज। ये जानकारी आपको पहले से है, ये जानकारी पहले से। तो इस नाभिक की खोज के लिए उन्होंने क्या कारनामा किया, उन्होंने क्या मेहनत की, क्या प्रयोग किया इस नाभिक की खोज के लिए। तो इस नाभिक की खोज के लिए उन्होंने जो प्रयोग किया, जो उन्होंने कारनामा किया, वही कारनामा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहलाता है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस लिए दिया गया? नाभिक की खोज के लिए। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिया गया। इतना आप समझ गए? चलो अब भाई साहब, आपको एक चीज़ बता देता हूं कि जो आपका नाभिक है, सॉरी, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, ये 1911 में दिया गया था। 1911 में दिया गया था। अब 1911 में दिया गया था सर, अच्छी बात है। इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने जो नाभिक की खोज की थी, इन नाभिक की खोज के लिए उन्होंने किया किया, कैसे खोज की? तो मेरे भाई, जो रदरफोर्ड महोदय थे, इन रदरफोर्ड महोदय ने नाभिक की खोज के लिए क्या किया? लगभग 100 नैनोमीटर को हम ऐसे भी व्यक्त करते हैं nm लिखकर। तो लगभग इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड महोदय ने 100 नैनोमीटर पतली मतलब बहुत ज़्यादा पतली सोने की पन्नी ली। किसकी पन्नी ली? सोने की क्या ली? पन्नी ली। पन्नी का मतलब जानते हो? पन्नी का मतलब वो होता है भाई साहब, अभी तक आप जानते हो ना, पन्नी हमारे पॉलीथीन होती है, पन्नी पॉलीथीन नहीं होती। पन्नी का मतलब बहुत ज़्यादा पतला, पन्नी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पतला। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, अपने प्रयोग में लगभग 100 नैनोमीटर पतली सोने की क्या ली? पन्नी ली। सोने की ली पन्नी। अब ये पन्नी बहुत ज़्यादा छोटी होगी, क्योंकि नैनोमीटर में है ये बात। किसमें है? नैनोमीटर में। आपको पता है ना मेरे भाई, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। 10⁻⁻9 मीटर। 10⁻⁻9 मीटर का मतलब समझ रहे हो? 10⁻⁻9 मीटर का मतलब ये है कि एक को कितने भागों में बांटो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। मतलब 1 मीटर को 10 अरब भाग में बांटो, तब जाके हमें कितना मिलेगा? 100 नैनोमीटर मिलेगा। एक मीटर को कितने भाग में बांटो? 10 अरब भाग में बांटो, तब जाके हमें क्या मिलेगा? 1 नैनोमीटर मिलेगा। मतलब ये कहें कि बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, जिसे हम देख भी नहीं सकते, इतना छोटा। अब कहोगे सर इन्होंने प्रयोग कैसे किया? तो भाई साहब, इन्होंने सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर का इनका प्रयोग किया और इसको प्रयोग किया। ठीक है, चलो। तो इन्होंने क्या किया? लगभग 100 नैनोमीटर सोने की पतली पन्नी ली,
और उस पतली पन्नी पर उन्होंने क्या किया भाई साहब, उस पतली पन्नी पर उन्होंने क्या किया, अल्फा कणों की बौछार की। किसकी बौछार की? अल्फा कणों की बौछार की। अब ये अल्फा कण क्या होते हैं सर, ये अल्फा कण क्या होते हैं? तो भाई साहब जो अल्फा कण होते हैं और कुछ बीटा कण भी होते हैं, कुछ बीटा कण भी होते हैं और कुछ गामा कण भी होते हैं। तो ये जो है ना, ये जो है ना एक कण ही होते हैं, ये तरंगों के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? जो तरंगें निकलती हैं तो ये तरंगों का ही एक रूप है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाई साहब जो अल्फा कण होता है वो धनात्मक होता है और जो बीटा कण होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 100 नैनोमीटर पतली पन्नी पर इन अल्फा कणों की, मतलब धनावेशित जो कण हैं, इन अल्फा कणों की इन्होंने क्या की, बौछार की। अल्फा कणों की क्या की, बौछार की। और जब इन्होंने अल्फा कणों की बौछार की, जब इन्होंने इस 100 नैनो मान लेते हैं हमारे पास जो 100 नैनोमीटर पतली पन्नी है वो ये है। देखो हम इतना छोटा बना दें कि आपको दिखाई ना दे तो आपको समझ में कैसे आएगा बताओ, इसलिए मैंने कुछ इस टाइप का बनाया है। ठीक है, तो मान लेती हैं 100 नैनोमीटर सोने की पतली पन्नी है और उन्होंने इस पन्नी पर किसकी बौछार की, अल्फा कणों की बौछार की। और जब अल्फा कणों की इन्होंने बौछार की तो क्या हुआ, देखो यहाँ पर समझो, इस अल्फा कणों की बौछार की तो क्या हुआ, देख लो इधर। तो जैसे ही उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की भाई साहब, तो क्या हुआ कि बहुत से अल्फा कण पन्नी से टकराए और सीधे निकल गए। बहुत से अल्फा कण क्या हुआ, पन्नी से टकराए और पन्नी से टकराकर इस टाइप से सीधे निकल गए। अरे उन्होंने सोचा ये क्या हुआ, अल्फा कण तो सीधे निकल गए पन्नी को पार करके। उन्होंने सोचा कोई मिस्टेक हो गई होगी, तो उन्होंने पहले ऊपर से डाला अल्फा कणों को, फिर उन्होंने क्या किया, हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो, इसलिए फिर उन्होंने अगले प्रयोग में और भी अल्फा कणों को गिराया और फिर उन्होंने अल्फा कणों को नीचे से गिराया। इस टाइप से अल्फा कणों को क्या किया, उन्होंने नीचे से गिराया। तो नीचे से गिराया तब भी देखा कि अल्फा कण तो सीधे निकल गए, अल्फा कण तो सीधे निकल गए। अब अल्फा कण जब सीधे निकल गए तो उनके दिमाग में क्या आया, उनके दिमाग में आ गया भाई साहब, जब अल्फा कण सीधे निकल रहे हैं, अल्फा कण सीधे निकल रहे हैं, मतलब इसका ये है कि जो परमाणु होता है ना, गोलाकार परमाणु जो होता है, उस परमाणु का अधिकांश भाग खोखला रहता है। जैसे मान के चलो ये हमारे पास क्या है, एक परमाणु है, ये हमारे पास क्या है, परमाणु है। अब इन अल्फा कणों को गिराया तो अल्फा कण यहाँ से और यहाँ से सीधे निकल गए। इनसे उनने ये अनुमान निकाला कि जो परमाणु होता है ना, उसका अधिकांश भाग खोखला होता है। अब खोखला होता है तब तो जाके वो सीधे निकल गए, तब तो जाके सीधे निकल गए। अब मैं कहूँ यहाँ से जाऊँ और यहाँ मैं जाऊँ और मैं सीधा निकल जाऊँ, तो क्या निकल पा रहा हूँ? नहीं निकल पा रहा हूँ। क्यों नहीं निकल पाऊँ? क्योंकि ये खोखला नहीं है, ये खोखला नहीं है, ये मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। अगर ये खोखला होता तो मैं यहाँ से जाता और सीधा उस दीवार के उस तरफ पहुँच जाता कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो उन्होंने इससे क्या अनुमान लगाया कि जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। कैसा होता है, खोखला होता है। ठीक है, ये उनका निष्कर्ष रहा। ठीक है, चलो फिर उन्होंने आगे किया दूसरा प्रयोग, और दूसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया, फिर से उन्होंने क्या किया, अल्फा कणों को गिराया। पहले अल्फा कणों को जो परमाणु था उसके किनारों पर गिराया, ऊपर और नीचे, और उन्होंने फिर क्या किया, अल्फा कणों को थोड़े से परमाणु के अंदर, मतलब बीच में केंद्र साइड गिराया। ठीक है, तो फिर उन्होंने अल्फा कणों को गिराया। तो अल्फा कणों को जैसे ही गिराया तो अल्फा कण इसके अंदर गया और जाकर क्या हो गया, यहाँ से विचलित हो गया, अपने मार्ग से क्या हो गया, विचलित हो गया। भाई साहब ये क्या हो गया, अभी तो अल्फा कण सीधे निकल रहे थे और अब अल्फा कण क्या हो गए, विचलित होने लगे। उन्होंने सोचा कोई मिस्टेक हो गई होगी, फिर से उन्होंने क्या किया, फिर से अल्फा कण को उन्होंने गिराया और फिर से अल्फा कणों को गिराया। तो जैसे जैसे जो यहाँ पर केंद्र होगा उसके केंद्र के पास गया तो अल्फा कण जाना और भी ज़्यादा विचलित हो गया। पहले तो अल्फा कण यहाँ से ऐसा कम विचलित हो रहा था और अब अल्फा कण और ज़्यादा विचलित हो गया। अरे ये क्या हुआ, गजब हो गया। फिर उन्होंने क्या क्या, हो सकता है और मिस्टेक हो गई। अब ऊपर गिराया तो उन्होंने इसी प्रकार का जो प्रयोग था
उन्हें नीचे करने की कोशिश की, नीचे करने की कोशिश की, तब भी अल्फा कण आपका विचलित हो गया। फिर और उन्होंने और भी कोशिश की, जब और कोशिश की तो अल्फा जो कण था वो आपका और ज़्यादा विचलित हो गया। बड़ी प्रॉब्लम, क्या दिक्कत हो गई, क्या परेशानी हो गई, बड़ा दिक्कत। अब अल्फा कण विचलित होने लगे, अब अल्फा कण विचलित होने लगे। क्या हो गया? तो देखो, आप पहले एक कॉन्सेप्ट समझो। देखो, आपको पता है प्लस और प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे से दूर भागना, यही होता है ना? ठीक है। तो अब देखो, इन्होंने क्या किया, अल्फा कणों को पहले प्रयोग में तो सीधे निकल गए, तो इन्हें लगाया अनुमान कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अब दूसरे प्रयोग में क्या किया, अल्फा कणों को गिराया तो अल्फा कण विचलित होने लगे। तो इस बात से, इस चीज से उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जो परमाणु जो होता है, इस परमाणु के केंद्र में, देखो केंद्र साइड जा रहा है तब विचलित हो रहा है ना, अभी जो विचलित हो रहा है ना अल्फा कण। तो इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि जो परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र में, कहाँ पर? परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग होता है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है? एक धनावेशित भाग होता है। कौन सा भाग? धनावेशित भाग होता है। अब धनावेशित भाग होता है, ये कैसे लगाया अनुमान? क्योंकि विचलित हो रहा है ना अवयवी कण, अवयवी कण प्रतिकर्षित हो रहा है ना। और देखो, आपको पता है अल्फा कण क्या है? धनात्मक। और जब धनात्मक से कोई टकराएगा तभी तो विचलित होगा। ऋणात्मक से अगर टकराता तो वो तो अपनी ओर खींच लेता, वो तो अपने में समाहित कर लेता। लेकिन अल्फा कण विचलित हो रहा है, विचलित हो रहा है मतलब जो अल्फा कण है धनावेशित से टकरा रहा होगा, क्योंकि अल्फा कण धनावेशित और धनावेश से टकराएगा तभी तो विचलित होगा। तो इससे क्या अनुमान लगाया कि जो आपका परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र में क्या होता है? एक धनावेशित कोई केंद्र होता है, धनावेशित कोई केंद्र होता है जिससे अल्फा कण टकराकर विचलित हो रहे हैं। और भाई साहब, उन्होंने इसी धनावेशित केंद्र को, केंद्र में जो धनावेशित, केंद्र की ओर धनावेशित भाग जो होता है ना, इसी धनावेशित भाग को, इसी धनावेशित केंद्र को उन्होंने नाम दे दिया नाभिक। क्या दे दिया नाम? नाभिक। और ये जो नाभिक है ना, कहाँ पर होता है? केंद्र में होता है। कहाँ पर होता है? केंद्र में होता है। ठीक है। तो अल्फा कण आ रहे हैं और इस धनावेशित जो भाग इसके अंदर होगा उससे टकरा रहे हैं, और उससे टकरा कर क्या जा रहे हैं? विचलित हो रहे हैं, है ना। तो इस ये जो आपका है ना नाभिक, इस नाभिक में क्या होता है? धनावेशित होता है, धनावेश होता है। क्यों होता है धनावेश? क्योंकि आपको पता है नाभिक के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पर तो कोई, प्रोटॉन पर क्या होता है? प्लस, और न्यूट्रॉन पर होता है आवेश 0। तो ये तो 0 हो गया, तो अब बचा क्या? पॉजिटिव। तो ये प्लस होता है। ठीक है, ओके। आगे उन्होंने 2 प्रयोग है, 2 प्रयोग से वो संतुष्ट नहीं रहे, आगे उन्होंने और भी प्रयोग किया। और जब आगे प्रयोग किया तो उन्होंने और अल्फा कणों को गिराया। तो जब अल्फा कणों को गिराया तो अल्फा कण इससे टकराए, और इस टकरा कर जिस मुंह से गए थे उसी मुंह से क्या हो गए? वापस। मतलब टकरा के जो अल्फा कण थे अपने मार्ग पर आ गए। यहाँ से अल्फा कण गए थे और यहाँ से अल्फा कण वापस आ गए, मतलब जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से वापस आ गए। लेकिन ये जो वापस आए हैं वो लगभग 20,000 में से 1 आया है वापस। 20,000 में से कितना? 1 आया है, क्योंकि 20,000 कणों को उन्होंने गिराया और 1 वापस आया, 1 वापस आया। सोचो, 20,000 को गिराया, 20,000 अल्फा कणों की बौछार कराई और उसमें से 1 आया वापस। ऐसा क्या हो गया? तो ऐसा उन्होंने, इस चीज़ से उन्होंने अनुमान लगाया कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग तो होता है, लेकिन वो धनावेशित भाग बहुत छोटा, दृढ़, मजबूत होता है। बहुत छोटा होता है, दृढ़ होता है और मजबूत होता है। बहुत छोटा क्यों होता है? बहुत छोटा इसलिए होता है क्योंकि देखो 20,000 कणों को गिराया और 20,000 में से 1 वापस आया। 20,000 को गिराया और इस 20,000 में से कितना आया वापस? 1 आया ना। इस 20,000 में से केवल 1 आया।
मतलब यार भाई बहुत छोटा होता होगा तब तो 20,000 में से एक आया, कोई टकरा गया होगा उस छोटे भाग से तो वापस आ गया, ठीक है ना। विराट क्यों होता है? क्योंकि अल्फा कण भैया छोटे मोटे नहीं होते, उस चीज़ से टकराए और वापस आ गए, मतलब कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग चीज़ है। क्या है? स्ट्रॉन्ग चीज़। तो ये रहा भाई साहब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। थोड़ा सा मैं एरो लगा देता हूँ, यहाँ से अवयवी कण गए और यहाँ निकल गए सीधे, यहाँ से गए यहाँ निकल गए, और ये यहाँ से गया और यहाँ पर निकल गया, ये यहाँ से गया यहाँ से चला गया, ठीक है ना। ये तो यहाँ से गया था और वापस अपने मुंह वापस आ गया था, ठीक है। ये यहाँ गया, ठीक है। तो मैं कुछ एरो लगा दे रहा हूँ, और ये चीज़ जो दिख रही है ये क्या है? ये क्या है भाई साहब? अल्फा कण है। क्या है? यहाँ लिख देता हूँ अल्फा कण, अल्फा कण, ठीक है। तो ये आपका रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का क्या रहा? डायग्राम रहा। क्या रहा? डायग्राम रहा। ये क्या है? ये केंद्र है। क्या है? केंद्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं नाभिक। हम क्या बोलते हैं भाई साहब? रदरफोर्ड महोदय ने हमसे बुलवा दिया कि ये नाभिक है। आई होप कि आप पूरा प्रयोग समझ गए हो। देखो एक एक चीज़ यहाँ पर दिया है, सुनो। पहले थ्योरी लिख लेना, फिर आप क्या करना? प्रयोग। क्या लिखना? प्रयोग। पहला प्रयोग, पहले प्रयोग में अवयवी कण सीधे निकल गए, इससे अनुमान लगाया, वो निष्कर्ष में मिलेगा। वो निष्कर्ष क्या रहा उनका? कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा प्रयोग, अवयवी जो अल्फा कण थे वो विचलित हो गए, इससे अनुमान लगाया कि परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग होता है जिसे केंद्र बोलते हैं, जिससे अल्फा कण विचलित हो जाते हैं। तीसरे प्रयोग, जब बहुत से अल्फा कण अपने मार्ग गए और वापस आ गए, तो इससे अनुमान लगाया कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा भाग होता है, दृढ़ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। तो ये क्या रहा? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का जो है ना मॉडल रहा। आई होप आप बहुत अच्छे से समझोगे हो, कई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी भाई साहब। पूरा तो समझे, अच्छे से समझे, दमदार तरीके से, ठीक है। तो दिल से वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। शेयर कर दीजिए, और इसकी 2 कमियां और लिख लो अपनी कॉपी में। तो पहली कमी मैं बोल रहा हूँ, कॉपी पे लिख लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो पहली कमी ये है, पहली कमी इनकी ये है कि ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए मतलब ये नहीं कर पाए कि परमाणु कब तक रहेगा, कैसा रहेगा, क्या कुछ, वो कुछ नहीं कर पाए। तो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। और दूसरा लिख लो, ये परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। परमाणु में कैसे इलेक्ट्रॉनों का वितरण, कैसे प्रोटॉनों का वितरण, कैसे क्या कुछ होता है, ये कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। तो 2 कमियां हैं। पहली कमी है ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, दूसरी कमी है परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। अब भाई साहब जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों में वीडियो शेयर कर दो। मिलेंगे तो फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।